हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकेत अवस्थी और आप देख रहे हैं अवस्थी क्लासेस। और आज फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल एंट्री के डीके गोयल बुक के क्वेश्चन नंबर 27 के साथ मैं आपके पास में आ गया हूं। इसके पहले भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं और एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है। उस प्लेलिस्ट में जाइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, आपको लगता है कि देखने चाहिए, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको इसी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक अवेलेबल है और अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट जो है उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर आपसे जनरल एंट्री आपने देखी नहीं है, आपने जनरल एंट्री शुरू ही नहीं किया, आपको लगता है कि नहीं अभी हमें देखना बाकी है या कहां से स्टार्ट करें, अगर आपको लगता है तो सीक्वेंस में वीडियोस देखिए। स्टार्टिंग के 2 वीडियोस में थ्योरी, उसके बाद से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जनरल एंट्री कैसे बनती है, क्या फॉर्मेट होता है, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, परचेज सेल, सबकी मैंने अलग अलग एंट्री बनाई है। और फिर आज जैसे मैं कंप्लीट क्वेश्चन कराने वाला हूं, ऐसे कुछ कंप्लीट क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाला है। बहुत ज्यादा जरूरी है जनरल एंट्री पढ़ना। अगर हमसे जनरल एंट्रीज नहीं आती है तो अकाउंट्स का हमें जीरो भी नहीं आता है। कहने का मतलब बहुत क्लियर है कि जनरल एंट्री ही हमारे लिए बेस है। अगर हम जनरल एंट्रीज अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें आगे के अकाउंट्स को सॉल्व करना उतना ही ज्यादा आसान हो जाता है। यही वजह है कि मैं अभी तक आपको जनरल एंट्रीज पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि जनरल एंट्री जितनी ज्यादा हमारी स्ट्रांग वहां पर हम उसको करेंगे, अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे, उतना ही हमारे लिए अकाउंट्स को सॉल्व करना, जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो रिलेटेड चैप्टर है, वो हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा आसान हो जाने वाले हैं। तो ये आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जनरल एंट्रीज के करवा दिए और मैंने आपसे कह दिया डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, टोटल 9 पॉइंट और 9 पॉइंट हम खटाक से कर देंगे और स्टार्ट करते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 27। आपके पास में ओल्ड बुक हो या नई बुक हो, दोनों में क्वेश्चन का सीक्वेंस सेम है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कोविड की वजह से मार्केट खुला नहीं, लॉकडाउन था और आप नई बुक नहीं ले पाए, इतने में आपको कहीं से ओल्ड बुक मिल गई है, तो आप परेशान मत होइए। ओल्ड बुक में भी सेम क्वेश्चन है और न्यू बुक में सेम क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं 27 है। स्टार्ट करते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन दी है, इनका हमें जनरल एंट्री पास करना है और हमारे पास में यहाँ पे डेट नहीं है, तो पॉइंट वाइज सॉल्व कर देंगे। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास तो थोड़ा ही स्पेस है, आप अपने कॉपी में फॉर्मेट खींचिएगा जनरल एंट्री का और उसमें एंट्री पास करिएगा। मैं आपको बिना फॉर्मेट के करके बताऊंगा और क्योंकि जगह थोड़ा है तो आपको मैनेज तो करना पड़ेगा। लिखा है रिसीव्ड अ वीपीपी फ्रॉम मनोहर लाल ₹25,000। ये एंट्री बाद में, पहले वीपीपी के बारे में कि भाई ये वीपीपी क्या होता है। वीपीपी का मतलब होता है वैल्यू पेबल पोस्ट। हमने कोई सामान मंगाया और वो सामान हमारा वाया पोस्ट ऑफिस आया है, तो इतना पेमेंट हम अब वेंडर को तो नहीं कर रहे हैं, उतना पेमेंट हम पोस्ट ऑफिस को कर रहे हैं। तो पोस्ट ऑफिस को उसका जो हमारे पास में पोस्ट आई है उसका हम जितना भी वैल्यू है उसको पेमेंट करेंगे और वो गुड्स हो जाएगा हमारा। सिंपल मतलब, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो इतना समझ लीजिए कि आपने जो गुड्स परचेस किया है वो आपने वाया पोस्ट ऑफिस किया, मतलब वो गुड्स आपके पास में पोस्ट से कहीं पे आया है और आपने पोस्ट ऑफिस को उतना पेमेंट किया है, तो ये हमारे लिए वैल्यू पेबल पोस्ट है, जिसका अल्टीमेट पेमेंट आप पोस्ट ऑफिस को करते हैं और ये होता परचेज ही है। इसे हमें परचेज अकाउंट डेबिट ही करना है, पोस्ट ऑफिस अकाउंट डेबिट या वैल्यू पेबल पोस्ट अकाउंट डेबिट नहीं करना है। ठीक है, तो लिखा है रिसीव्ड अ वीपीपी फ्रॉम मनोहर लाल और ये गुड्स हमने किससे परचेज किया है? मनोहर लाल से परचेज किया है। क्योंकि वैल्यू पेबल पोस्ट है, इट मींस कि हम उसका पैसा पोस्ट ऑफिस को देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये ट्रांजैक्शन जो है, ये परचेज जो हुआ है, ये हुआ है कैश में। हम गुड्स को कैश में परचेज कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब अपने बिजनेस से किसी को भेजना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस, बल्कि गुड्स होगा। जो छोटे छोटे गुड्स होते हैं वो तो पोस्टमैन खुद घर पहुंचा जाता है, लेकिन बल्कि गुड्स होगा क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया है और उस गुड्स की कीमत 25,000 रुपीज है। तो पोस्ट ऑफिस से एक स्लिप आई होगी और स्लिप को लेकर मैंने अपने लड़के को भेजा है, अपने दुकान में जो वर्कर काम कर रहा है, और उसका नाम है सेंड अ प्यून टू कलेक्ट हु पेड ₹200 एज कार्टेज। और मैंने यहां से अपने प्यून को भेजा, जाओ भाई लेके आ जाओ, 25,000 रुपीज का परचेज आया है और लाने ले जाने में जो कार्टेज का खर्चा हो गया है वो 200 रुपीज खर्चा हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे, उसके बाद हमें सिंटू को पास करेंगे। अगर यही सेम एक्सपेंडिचर हमने एसेट्स को परचेस करने के टाइम पे किया होता, यही सेम एक्सपेंडिचर, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हमने एसेट्स को परचेस करने के टाइम किया होता, मीन टू से कि फिक्स एसेट्स को परचेस करने के टाइम पे अगर एक्सपेंडिचर किया होता, तो इसे हम एसेट्स की कॉस्ट में प्लस कर देते, उस फिक्स एसेट्स की कॉस्ट हम 200 रुपीज से इंक्रीज कर देते। लेकिन क्योंकि यहां पे हमने गुड्स परचेस किया और ऐसे केस में जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसे लाने में, उसे हम गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम सेपरेट ट्रीटमेंट करेंगे और इसके लिए हम बना देंगे कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री कैसे बनेगी वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट नंबर है और लिखा है कि हमने गुड्स परचेस किया है। मैंने कहा कि वैल्यू पेबल लिखा हुआ है तो आपको परचेस अकाउंट डेबिट ही करना है और वो गुड्स आपने परचेस किया है टोटल 25,000 रुपीज़ का। ठीक है, 25,000 रुपीज़ का हमने गुड्स परचेस किया है और इसके लिए मैंने यहाँ पर कैश भी पेमेंट किया है और डेफिनेटली कैश यहाँ पर मैंने 25,000 पेमेंट किया होगा। लेकिन मैंने अपने प्यून को भेजा है, जाओ कलेक्ट कर लाओ, और प्यून जाता है और कलेक्ट करके लाता है 200 रुपीज़, रिक्शा में लग के ऑटो में रख के लेके आता है। तो उसका कार्टेज मैं पे करता हूँ और वो अमाउंट में पेमेंट करता हूँ 200 रुपीज़। ऐसे केस में 200 रुपीज़ मेरे लिए होगा एक्सपेंडिचर, जिसे मैं सेपरेट ट्रीट करूंगा और मैं लिखूंगा
कार्टेज अकाउंट डेबिट, और ये मैंने कार्टेज अकाउंट डेबिट कर दिया है। और 200 रुपीज़ से इसका मतलब ये हो गया 25,200 रुपीज़ मैंने अपने पॉकेट से एक्सपेंडिचर किए हैं। अगर इसको टेक्निकल टर्म में समझना है तो भी मैं समझा सकता हूँ। गुड्स परचेज हुआ है, व्हाट कम्स इन, परचेज रियल अकाउंट है, तो मैं आपसे कहूँगा कि रियल अकाउंट का रूल क्या है, तो आप बोलेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, तो व्हाट कम्स इन परचेज कम्स इन, तो हमने रियल अकाउंट देख लिया। इसके अलावा मैंने कार्टेज को डेबिट किया क्योंकि कार्टेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है, अल्टीमेटली पेमेंट तो कैश में हुई ना, तो हुआ ये कि हमने कार्टेज का पेमेंट किया। और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो मैंने एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। और ये दोनों ही पेमेंट मुझसे कैश में हुई, तो मेरे बिजनेस से कैश जो कि रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। कितना जा रहा है 25,000 प्लस 200, तो 25,200 जा रहा है और एंट्री हो चुकी है। ऑलमोस्ट फिनिश, आपको समझ में आ गई है, मुझे ऐसा मानना है। सेकंड नंबर पॉइंट लिखा है रिसीव्ड ₹1,000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, और इसके आगे इसके एक और लाइन लिखी है, इसको पढ़ देता हूँ फिर एंट्री बताता हूँ आपको। एंड ₹5,000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर, मैंने अपने बिजनेस से 2 चीज़ों को सेल किया है। पहले जो मेरे पास डेली न्यूज़पेपर आते हैं, अभी वो इतने सारे हो गए हैं कि मैं उसे सेल्स करूँगा, और यहाँ पर ओल्ड न्यूज़पेपर को सेल करने से मुझे ₹5,000 मिला, मतलब कई 1 आध साल के न्यूज़पेपर रहे होंगे जिसे मैंने सेल्स किया है। दूसरा ये कि मैंने अपने बिजनेस में रखी हुई एक ओल्ड चेयर को सेल किया है। अब पहले दोनों बातों में डिफरेंस समझ लीजिए, उसके बाद एंट्री पास करते हैं। न्यूज़पेपर मेरे बिजनेस की एसेट्स नहीं हो सकती है। न्यूज़पेपर तो ऐसा है कि आज आया, मैंने आज पढ़ा, और वो एक्सपेंडिचर है कि न्यूज़पेपर में जो हम करते हैं, जो अमाउंट पेमेंट करते हैं, वो हमारे लिए एक्सपेंस है, उसे हम एसेट्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर आज के ही काम आएगा, कल काम नहीं आएगा। तो भले वो हमने उसे रखा है, सहेज कर रख लिया, लेकिन वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर ही है, और एक्सपेंसेस को हम हमेशा उसी के नाम से बुक करते हैं। लेकिन यहीं पर हमने बिजनेस की एक चेयर, जो कि हमारे बिजनेस के फिक्स एसेट्स है, चेयर तो लंबे समय तक बिजनेस में रहती है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहती है, तो चेयर भी मैंने ओल्ड चेयर सेल की है। पहले मैं इन दोनों एंट्री को आपको अलग अलग बताऊंगा, फिर इनको कंपाउंड एंट्री करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको एंट्री करनी है कंपाउंड। तो पहला अगर आप देखते हैं हमारे पास ये सेकंड नंबर की, मैं फर्स्ट नंबर एंट्री ए नंबर बना देता हूं, और इस एंट्री को बनाते हैं जहां पर हमने न्यूज़पेपर को सेल्स किया है। न्यूज़पेपर को सेल्स किया, वो तो मैंने आपसे बताया कि जब हम न्यूज़पेपर परचेस करते हैं तो हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। अब बहुत सारे रद्दी न्यूज़पेपर हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं होगा कि आज का न्यूज़पेपर आएगा उसे आज सेल कर दूंगा। मैं वेट करता हूं कि जब बहुत सारे न्यूज़पेपर हो जाए तो मैं उसे सेल्स कर दूं, और मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर होने के बाद में उसे ₹5,000 में सेल्स किया है। हो सकता है साल में 1 बार, हो सकता है साल में 2 बार मैं ऐसा करता हूं, और जो वहां से मुझे मिलेगा ये मेरे लिए मेरी रूटीन इनकम नहीं है, इसे मैं कहता हूं मिसलेनियस इनकम, मतलब छोटी छोटी इनकम है कि मैंने अपने एसेट्स को, अपने न्यूज़पेपर को बेच दिया और वहां से पैसा मिल गया। तो मिसलेनियस इनकम के नाम से हमें एंट्री बुक करनी होगी कि हमें इनकम हुई है, और ये इनकम जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में इनकम को हमें करना होता है क्रेडिट। तो एक बात क्लियर हो गई कि हम इनकम को क्रेडिट करेंगे, लेकिन वहीं पर इनकम हुई कौन से फॉर्म में, मैंने न्यूज़पेपर को बेचा है और वहां से मुझे मिला है ₹5,000 का कैश, और कैश आया है बिजनेस में, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन कैश कम्स इन। तो हम पॉइंट नंबर सेकंड की एंट्री नंबर ए पास कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, और मैंने आपसे कहा कि मिसलेनियस इनकम है, और हम मिसलेनियस इनकम करके लिख सकते हैं। मैंने शॉर्टकट में मिसलेनियस लिख दिया है, आप पूरा लिख सकते हैं। और ये है हमारे पास में ₹5,000 की हमने एंट्री बेची है। लेकिन यहीं पर मैंने अपने बिजनेस की एक ओल्ड चेयर भी वहां पर सेल्स की है, और उसकी कीमत है 5,000, माफ कीजिएगा ये 1,000 है, और वो जो चेयर है वो है ₹5,000 की, और ₹5,000 की चेयर मैंने सेल्स की। हुआ क्या, बिजनेस से चेयर गई और बिजनेस में कैश आया। दोनों ही रियल अकाउंट है, दोनों को ही देख सकते हैं। व्हाट कम्स इन डेबिट करो, व्हाट गोज आउट क्रेडिट करो, तो कर लेते हैं। हमारे पास एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट और टू ओल्ड चेयर, लीजिए ओल्ड चेयर हमने कर दिया। और अगर आप इसको एंट्री नंबर बी नाम देते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि आपको दोनों एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि सेम डेट को है, कैश आ रहा है दोनों केस में, और ऐसे केस में आपको करना क्या है, ऐसे केस में आपको करना है कि इन दोनों एंट्रीज को कंपाउंड कर देना है, यहाँ भी कैश यहाँ भी कैश। तो आपको एक बार कैश को डेबिट कर देना है, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम टू ओल्ड फर्नीचर, टू मिसलेनियस इनकम एंड टू ओल्ड फर्नीचर। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, ओल्ड फर्नीचर या ओल्ड चेयर। और अब आपको अमाउंट लिख देना है कि भाई आपने ₹1,000 यहाँ से जनरेट किए हैं, टोटल आपने यहाँ से ₹5,000 लिए हैं, और बिजनेस में टोटल कैश आया है ₹6,000, जिसमें से आपने 1 और ₹5,000 ऐसे ऐसे लिए हैं। तो आपको अल्टीमेटली एंट्री नंबर सेकंड इसकी पास करनी है, दोनों एंट्री आपको नहीं बनानी है, ये आपको ध्यान रखना है। एंट्री नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स कॉस्टिंग ₹7,000। अब यहाँ पर एक नई टीम लिखी है कि कॉस्टिंग। अल्टीमेटली मैंने आपको परचेज अकाउंट टू बी क्रेडिटेड का एक सेपरेट वीडियो बताया, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हर वीडियो दिख जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर जनरल एंट्री समझना।
जब हम गुड्स को चैरिटी में देते हैं तो ये बात पक्की है कि हम उसे सेल्स नहीं कर रहे होते हैं, और जब हम सेल्स नहीं कर रहे होते हैं तो जितने का मुझे पड़ा है मैं उतने में ही उठा के वापस चैरिटी कर देता हूं, मतलब उसमें मैं प्रॉफिट ऐड नहीं करता हूं। और इसीलिए यहां पर कॉस्टिंग लिखा हुआ है कि मैंने 7000 कॉस्टिंग का गुड्स चैरिटी में दिया है, और जब मैं 7000 चैरिटी में गुड्स को दूंगा तो होगा क्या वो समझ लेते हैं। चैरिटी मेरा गुड्स जाएगा, मैंने कहा है परचेज क्रेडिट होता है। क्रेडिट क्यों होता है परचेज, ये आप डेफिनेटली जानना चाहते होंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पर परचेज अकाउंट टू बी क्रेडिट के एक सेपरेट वीडियो लिस्ट है, वहां पर जाइए और देख सकते हैं वहां से कि क्यों हम क्रेडिट करते हैं। जिन लोगों ने देखा है उनको पता है कि चैरिटी हमारे बिजनेस के लिए हम इसे एक्सपेंस ट्रीट करते हैं क्योंकि हम चैरिटी कर रहे हैं, और चैरिटी करने से बिजनेस में तो कुछ उसे हम एक्सपेंस मान लेते हैं कि हमें करनी पड़ती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। और यहाँ पर कैश में नहीं बल्कि हमने गुड्स की चैरिटी की है, और वो गुड्स हमारे पास 7000 रुपीज़ का पड़ा है। तो मैं एंट्री पास करूंगा चैरिटी अकाउंट डेबिट एंड टू परचेज अकाउंट में एंट्री पास कर दूंगा। ये लीजिए मैंने परचेज अकाउंट कर दिया, और टोटल 7000 रुपीज़ मेरे बिजनेस से चले गए हैं चैरिटी में। तो 7000 रुपीज़ नहीं, 7000 का गुड्स गया है। ये भी एंट्री आपको समझ में आ गई। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अ डेटर रिटेन ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर। एक डेटर से पैसा मिला है और वो मिला है मुझे 20,000 रुपीज़, लेकिन ये डेटर वो है जिसका पैसा ऑलरेडी डूब चुका था, मैंने उसे बैड डेट्स राइट ऑफ कर रखा था। पहले इस क्वेश्चन की गहराई में चलते हैं। डेटर कैसे बना था ये देख लेते हैं। डेटर बना था, मैंने उसे गुड्स को उधार में गुड्स सेल्स किया था, तो मेरे पास में डेटर अकाउंट डेबिट रहा होगा और मैंने गुड्स को सेल किया रहा होगा। ये मैंने एंट्री पास की रही होगी। इस एंट्री का डायरेक्ट रिलेशन है इससे। ये एंट्री आपको नहीं बनानी है, आपको बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री बनानी है। मैं उसकी तह तक जा रहा हूं। तो पहले आपने गुड्स को डेटर को सेल्स किया, अल्टीमेटली हुआ कि डेटर ने मुझे पैसा नहीं दिया। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने वेट करने के बाद जब मुझे लगा कि अब डेटर पैसा नहीं दे रहा है तो मैंने उस पैसे को कर दिया डूबा हुआ पैसा, जिसे मैं कहता हूं बैड डेटर। और बैड डेटर से ही बनता है बैड डेट्स, क्योंकि वही डेटर है जिसका पैसा मुझे डूब गया है, और बैड डेट्स हो गया क्योंकि ये पैसा मुझे अब नहीं मिलेगा। तो मैंने बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कर दिया, और ये जो डेटर था इसे राइट ऑफ करना है बुक्स ऑफ अकाउंट से, इसलिए मैंने इसको कर दिया है क्रेडिट, क्योंकि अब इनसे पैसा मिलना नहीं है। तो ये डेटर डेबिट किया था मैंने, अब इनसे पैसा नहीं मिलना तो इसे बुक्स ऑफ अकाउंट से गायब करो। जब पैसा नहीं मिलना तो इसे नुकसान मानो, मैंने नुकसान को डेबिट कर दिया। बैड डेट्स लॉस हो गया मेरे लिए, और अल्टीमेटली मैंने कहा हटाओ यार, ये जो हमारे पास में है यहाँ पर उसका नाम तो नहीं दिया है, और यहाँ पर मैंने कहा इसे हटाओ बुक्स ऑफ अकाउंट से गायब करो। तो मैंने उसी डेटर को यहाँ पर कर दिया है क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट से वो डेटर हमारे बिजनेस से गायब हो गया, हमने उसी जगह पे लॉस बुक कर लिया। अल्टीमेटली हुआ ये कि अचानक से एक दिन वो प्रकट हो जाता है और कहता है कि मैंने आप जो 20,000 रुपीज़ आपको देने थे वो मैं देने के लिए आया हूँ। मैंने ऐसे 20,000 रुपीज़ ले भी लिए, ठीक है, उसने अपनी गलती मान ली कि थोड़ा लेट हो गया पेमेंट करने में, लेकिन अब मैं उसे अपने बुक्स पे किस नाम से रखूं, क्योंकि डेटर को तो मैंने क्लोज कर दिया है, अब मैं नया डेटर तो ओपन करूंगा नहीं। ऐसे केस में करना क्या है कि आपको मिला क्या, तो पहले आप देखेंगे आपको कैश मिली, तो आपको एंट्री पास करनी है कैश अकाउंट डेबिट। लीजिए आपने कैश अकाउंट डेबिट कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पर आपने एक लॉस की एंट्री बुक कर ली थी, लेकिन अब अगर वो पैसा डूबा हुआ पैसा मुझे मिल जाए तो जो लॉस मैंने मान लिया था यहाँ पर, वो लॉस तो अब मुझे हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे वो कैश मिल गई है। और ऐसे केस में अब ये लॉस को भी राइट ऑफ करना होगा, इसे खत्म करना होगा, क्योंकि लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पैसा दे रहा है। तो आप जो लॉस को डेबिट किए थे उसी को टू बैड डेट्स रिकवर्ड कर दीजिए। ये लीजिए बैड डेट्स, और थोड़ा सा लिख दीजिए कि आपने इसे क्रेडिट क्यों किया है, तो आपने इसे बैड डेट्स रिकवर्ड कर दिया। तो अल्टीमेटली ये भी एंट्री से कट जाएगी, तो हमारे पास में कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, अल्टीमेटली कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री बचेगी, क्योंकि डेटर तो ऑलरेडी कट चुका है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री बनेगी, लेकिन इसको कंपाउंड नहीं करना है, क्योंकि ये तीनों ही अलग अलग डेट को हुई है। पहले उसे हमने गुड सेल्स किया था, कुछ महीने बाद उसने पेमेंट नहीं की तो हमने लॉस की एंट्री पास कर दी पैसा डूबने की, और फिर अचानक से वो आ जाता है, तो हमने कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। मैंने आपको बताया बैड डेट्स रिकवर्ड क्यों लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट है 20,000 रुपीज़, काफ़ी लंबा अमाउंट लेकर वो बेचारा डेटर हमारे बिजनेस से गायब हो गया था। थैंक गॉड उसने पैसा दे दिया, अदरवाइज बिजनेस में 20,000 रुपीज़ का लॉस हो जाता। ये एंट्री नंबर 4 है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। टोटल 9 एंट्रीज तो हैं। लिखा है एंट्री नंबर 5, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 टू अशोक एट अ कॉस्ट क्रेडिट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है। हमारे पास में गुड्स की कॉस्ट लिखी हुई है, 50,000 रुपीज़ का गुड्स हमने क्रेडिट में बेचा है। यहाँ पर हमने 50,000 का गुड्स अशोक को बेचा क्रेडिट में, लेकिन कॉस्टिंग का गुड्स थोड़ी ना बेच देंगे। कॉस्ट में तो मतलब हमको पड़ा है, हम उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करेंगे, और हमने यहाँ पर अशोक को गुड्स क्रेडिट में बेचा है, लेकिन उसमें हमने 20% का प्रॉफिट ऐड किया है। देखते हैं कैसे। अशोक को गुड्स बेचा और गुड्स हमने टोटल सेल्स किया यहाँ पे 50,000 रुपीज़ का। पहला स्टेप आप समझ लीजिए, 50,000 का आपको पड़ा है, ये आपकी कॉस्ट है, इसमें आप पहले प्लस कर दीजिए प्रॉफिट, तब तो आप उसे सेल्स बनाएंगे। और प्रॉफिट का पोर्शन आप ले रहे हैं 20%, और 20% अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा 10,000 रुपीज़। तो मतलब आप
आप अशोक को गुड्स 60,000 रुपीज़ में बेचेंगे, अशोक को नहीं किसी को भी बेचेंगे तो प्रॉफिट ऐड करके ही बेचेंगे। और यहाँ पर आपने 60,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट ऐड करने के बाद निकाल लिया है 60,000 रुपीज़। अब आप इतने गुड्स को सेल्स करेंगे अशोक को, एंट्री पास कर दीजिए। और आपने अशोक को गुड्स बेचा है 20% प्रॉफिट ऐड करके, तो अल्टीमेटली अशोक है और लिखा है क्रेडिट में, तो अशोक को आप गुड्स बेचेंगे। तो आपके बिजनेस में होगा ये कि गुड्स बिजनेस से बाहर तो जाएगा लेकिन बिजनेस में कुछ आएगा नहीं। ऐसे केस में एक अकाउंट आपको फाइंड आउट कर लेना, और वो अकाउंट हमारे लिए है अशोक पर्सनल अकाउंट, क्योंकि जब आप गुड्स बिजनेस से बेचेंगे तो अल्टीमेटली रिसीवर कौन होगा, अशोक होगा, और आपको अशोक को डेबिट करना है। एंड व्हाट गोज आउट, मैंने आपसे कहा जब हम सेल्स को बेचते हैं करते हैं तो हम उसे सेल्स लिखते हैं, अल्टीमेटली होता गुड्स है ये, लेकिन जब हम सेल्स करते हैं तो हम सेल्स लिखते हैं। तो 60,000 रुपीज़ सर, ये एंट्री आपकी मज़ेदार तरीके से आपने फटाफट पास कर ली। एंट्री नंबर 4 के बाद 5th आती है, तो आपने एंट्री पास कर ली कि भाई 50,000 का था, आपने 20% ऐड किया 60,000, उधार बेचा, उधार की एंट्री पास करिए, कहीं कैश नहीं आया तो आपने एंट्री पास कर ली अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके अलावा एक एंट्री और है, लिखा है एंट्री नंबर 6 लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 1,40,000। सेम केस देखिए, यहाँ पर पहले मैंने इस कॉस्ट में पहले क्या ऐड किया, प्रॉफिट ऐड किया, उसके बाद हमारा सेल्स बना। तो यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं दी है, यहाँ पर लिखा है कि 1 लाख का गुड्स हमने 1,40,000 रुपीज़ में सेल्स किया है। और जब आप 1 लाख का गुड्स 1,40,000 रुपीज़ में सेल्स करेंगे, सेल्स वर्ड अपने आप में प्रॉफिट ऐड होता है, आपको अलग से प्रॉफिट वहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपने गुड्स सोल्ड किया है, इंपॉर्टेंट टर्म ये है, यहाँ पर ये समझने वाली बात नहीं थी, तो आप समझ गए कि 1 लाख कॉस्टिंग का आपने प्रॉफिट ऐड करके सेल्स किया तो सेल्स बन गया। इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि कैश में कि क्रेडिट में, क्योंकि किसी का नाम नहीं दिया है, भले ही कैश वर्ड नहीं लगा हो, लेकिन इसे हम बोलेंगे कैश सेल्स। और कैश सेल्स के केस में क्या होगा, हमारे बिजनेस से गुड्स जाएगा, बिजनेस में कैश आएगी और हम एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन इस एंट्री को पास करने के लिए मुझे कुछ तो क्लीन करना पड़ेगा, मैं यहीं से क्लीन करना स्टार्ट कर देता हूं। तो हम यहां पर एंट्री पास कर सकते हैं अब, और एंट्री आपको बन गई है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चलिए पास कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये एंट्री हमारे पास में 6 नंबर की एंट्री है, और ये एंट्री हमारे पास बन जाएगी 1,40,000 रुपीज़ से। चलिए 1,40,000 रुपीज़ से हमने फटाफट एंट्री पास कर ली है। नेक्स्ट एंट्री लिखा है प्रोवाइड 50,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपको बताया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डिप्रिशिएशन, ये सब बिजनेस के लिए नॉन कैश आइटम है, मतलब हम इनका पेमेंट या तो कैश में रिसीव नहीं करते हैं या हम कैश में पेमेंट नहीं करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट ये है कि भाई बिजनेस से बिजनेसमैन को मिला है, दोनों ही एक ही पर्सन है, लेकिन हम उसको समझने के लिए अलग अलग करते हैं कि बिजनेसमैन जो है उसने बिजनेस में पैसा लगाया था, तो बिजनेस ने अल्टीमेटली, बिजनेस के पास तो खुद का कुछ नहीं था, तभी तो उसने एक बिजनेस से पैसा लिया था, बिजनेसमैन से, जिसे हम कैपिटल कहते थे। उसके पास खुद का बिल्डिंग नहीं था, खुद का फर्नीचर नहीं था, बिजनेस के पास, तो बिजनेसमैन ने सब कुछ दिया। तो अगर मैं एक ऐसा सेपरेशन करूं दोनों में और मैं कहूं कि बिजनेस जो है बिजनेसमैन से उधार लेकर बिजनेस कर रहा था, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल भी गलत नहीं है। और जो पैसा उसने उधार लिया था उसे हम कैपिटल कहते थे। तो भाई उधार लिए हो तो उधार का इंटरेस्ट तो पेमेंट कर दो। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है एक एक्सपेंस, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि बिजनेस में आपने लगाया 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपीज़ लगाया, और 10 लाख का साल के लास्ट में 50,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट हो गया, और इंटरेस्ट जो है वो अल्टीमेटली कैपिटल में प्लस कर देना है, तो कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे केस में जब कैपिटल की वैल्यू बढ़ेगी तो आपने एंट्री नंबर फर्स्ट याद हो जो हम नॉर्मली बनाते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जब कैपिटल बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो और अल्टीमेटली हम डेबिट करेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। मैंने आपसे कह दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको कर देना है डेबिट। मैंने पहले भी एंट्री आपको कई बार बनवाई है, और ये एंट्री हमारे पास बन जाएगी 50,000 रुपीज़ से। तो ये एंट्री 50,000 रुपीज़ से नॉन कैश का मतलब होता है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर कैपिटल लिखना था, मैंने कैश लिख दिया है। और ये एंट्री हमारे पास 7 नंबर की एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री बन जाएगी। कहीं पर एंट्री में कैश नहीं आया, इसलिए मैंने आपसे कहा नॉन कैश है। चलिए ये भी एंट्री हो गई। एक और एंट्री की तरफ चलते हैं। हमारे पास में लिखा हुआ है पेड रेंट बिल्डिंग ₹60,000 बाय चेक। हमने बिल्डिंग का रेंट 60,000 रुपीज़ पेमेंट किया है, लेकिन हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज फॉर द प्रोप्राइटर फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस। एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को अगर मैं ऐसे समझाऊं आपको कि एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग का हम जो है 50% पार्ट रेजिडेंशियल पर्पस से यूज़ करते हैं, और 50% पार्ट जो है वो बिजनेस पर्पस से है। इसमें हमारा बिजनेस चलता है, और इसमें हमारा हम पर्सनल है, इसमें पर्सनल मतलब रेजिडेंशियल पर्पस से यूज़ करते हैं। और इस बिल्डिंग का टोटल रेंट हमने जो पे किया है, उस बिल्डिंग का रेंट हमने पे किया है 60,000 रुपीज़। टोटल रेंट हमने पे किया है बिल्डिंग का 60,000 रुपीज़। तो भाई 60,000 रुपीज़ में से 50% तो आपका पर्सनल यूज़ है, आपने प्रोप्राइटर ने खुद रहता होगा वहाँ पर, और बाकी के 50% में जो शटर है
हमने शटर खोली, बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो 50% पार्ट में हमारा बिजनेस है और टोटल बिल्डिंग का रेंट हमने यहाँ पर पेमेंट किया है जो कि 60,000 रुपीज़ है। तो मामला क्लियर हो गया। पर्सनल को हम कहते हैं ड्राइंग्स और जो बिजनेस का एक्सपेंडिचर होता है इसे हम कहते हैं रेंट। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, हमारे बिजनेस में एक्सपेंडिचर हुआ, रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे हम और 50% मतलब कि 30,000 रुपीज़। वहीं ड्राइंग्स है क्योंकि पर्सनल खर्चा आप अगर बिजनेस से पेमेंट करते हैं तो उसका जो अमाउंट है वो 50% है यहाँ पर, और आपको कोई दूसरा सोचना नहीं है, आपको वहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर देना है और आप एंट्री पास कर देंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज़। और अल्टीमेटली दोनों ही पेमेंट आपने की है कैश में से। तो बिजनेस से कैश गई है, व्हाट गोज़ आउट, कैश गोज़ आउट, और कितनी कैश गई है, वो कैश हमारे पास से गई है 60,000 रुपीज़। एक और एंट्री आसान है समझना हमारे लिए, मैंने आपसे कहा है निराश मत होइए, अगर आपसे नहीं बनता है तो भाई प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ बनेगा। लास्ट एंट्री करते हैं और वीडियो कंप्लीट करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ ईयर 30,000 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग सैलरी जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में तो काफ़ी कुछ उससे ज़्यादा डिस्कशन किया। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब फिर से एक बार आपको बताना मेरी लिए एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बताऊं। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है एक ऐसी सैलरी जो आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, वर्कर से जी तोड़ मेहनत करवा ली, काम करवा लिया, लेकिन उसकी सैलरी आपने अभी तक पेमेंट नहीं की है और आपका अकाउंट हो गया खत्म। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लिखा है एट द ईयर एंडेड, आपने वर्ष जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है वो खत्म हो गया और आपने पेमेंट नहीं की है। तो भैया ऐसे केस में तो आपको पेमेंट करना चाहिए था ना, आपके लिए लायबिलिटी है, वर्कर से काम करा दिया, उनका पेमेंट देना था, आपने पेमेंट नहीं दिया, सैलरी हो गई आउटस्टैंडिंग। लेकिन आपने वर्कर से काम तो कराया, तो सैलरी बिजनेस का एक्सपेंसेस तो हुआ और एक्सपेंसेस को हम करते हैं डेबिट और सैलरी अकाउंट डेबिट करते हैं। अगर आपने कैश में पेमेंट कर देता तो आप यहाँ पर टू कैश लिखते और हमारा कोई लायबिलिटी बनती नहीं, क्योंकि जैसे ही वर्कर काम करते हैं आप सैलरी का पेमेंट करते हो, दैट्स इट, खत्म, एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन नहीं, आपने कैश में पेमेंट नहीं की है, आपको भी पेमेंट करना बाकी है। द पेमेंट विच इज़ नॉट येट मेड, आपने अभी तक पेमेंट पेड नहीं की है और पेमेंट नहीं की है तो ये आपके लिए है लायबिलिटी। और आउटस्टैंडिंग सैलरी से हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है। मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी को ओएस लिख देता हूँ और आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख देता हूँ, ये हमारी लायबिलिटी है। और टोटल अमाउंट जो है वो है 30,000 रुपीज़। लीजिए 30,000 रुपीज़ से हमने एंट्री नंबर 7 भी पास कर दिया। आपको समझ में आ गया होगा, सैलरी एक्सपेंडिचर है जो कि बिजनेस में हुआ था, पेमेंट कैश में नहीं हुई तो वो लायबिलिटी बन गई, क्योंकि आपको अभी पेमेंट करना बाकी, आप पेमेंट करेंगे और ये आपकी लायबिलिटी है और आप इसे पेमेंट करेंगे ही करेंगे। टोटल 7 पॉइंट है, 7 के 7 पॉइंट काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुए हैं, इसके पहले भी कई बार डिस्कशन हुआ है। प्लेलिस्ट बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं कि आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ मुझसे बन रहा है। और ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। मुझे लगता है कि जनरल एंट्री में और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और भी क्वेश्चन कराने हैं किसी भी बुक के हों, आपको लगता है तो आप मुझे व्हाट्सअप में जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है उसमें फोटो खींच के भेजिए। मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है तो मैं उसका आपको वीडियो बना के सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको लगता है कि हमें आगे बढ़ जाना चाहिए तो डेफिनेटली हम अब अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे और हम कुछ नया देखेंगे अपने अपकमिंग वीडियोज़ में। इस वीडियो को देखते रहिए, डाउट है कमेंट सेक्शन पूछते रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।